प्यारे बच्चों, नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज इस वीडियो के माध्यम से वाले हैं। इसमें 35 क्वेश्चन हैं और 35 क्वेश्चन के उत्तर को हम जानने वाले हैं, जो कि जिन छात्रों ने ये परीक्षा दे दी है उनके लिए उनकी डिमांड थी कि इसको सॉल्व किया जाए। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हुए हैं, कहीं ना कहीं वे आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस कारण वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के छात्रों के लिए। तो आइए सीधा प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण की सही अभिव्यक्ति करता है। 4 ऑप्शन आपके हैं। पहला है, सामाजिक अस्तित्व के लगभग हर क्षेत्र से में अंतर संबंध की बढ़ती मात्रा। दूसरा ऑप्शन है, राजनीतिक सीमाओं के पार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार। तीसरा ऑप्शन है, स्थानीय वैश्विकता को गहरा करने के साथ वैश्विक बातचीत और प्रक्रियाओं की त्वरित गति। और चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो वैश्वीकरण के संदर्भ में सही है, तो इसमें उपयुक्त सभी विकल्प जो ऑप्शन नंबर डी है वह इसका सही जवाब होगा। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न हमारा है, वह है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक वैश्वीकरण का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बिकने वाली चीनी मोबाइल, US प्रसिद्ध हो रही है। और चौथा ऑप्शन है, जिनेवा में WTO की बैठक। तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण जो है वो संस्कृति से संबंधित होता है और इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो ही संस्कृति से संबंधित है। बाकी पहला ऑप्शन कहीं ना कहीं जो आर्थिक वैश्वीकरण है उससे संबंधित है। दूसरा ऑप्शन भी वाणिज्यिक से जो वैश्वीकरण है उससे संबंधित है। और जो चौथा ऑप्शन है वो भी वाणिज्य वैश्वीकरण या आर्थिक वैश्वीकरण से संबंधित है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है, UN की स्थापना सन डैश डैश में की गई थी। इस प्रश्न को मैंने एग्जाम पूर्व भी इस प्रश्न को एक वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। उसमें वीडियो में 39वां प्रश्न यह था कि UNO की स्थापना किस सन में की गई थी। 1945 में की गई थी, आप सभी जानते हैं। उसके पश्चात इसके 4 ऑप्शंस जो हैं उसमें 1960, 1945, 1955 और 1950। तो जो बी ऑप्शन है 1945 वह इसका सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न है, 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमले की योजना बनाई गई थी जो कि अमेरिका में हुआ था। आप सभी जानते हैं वर्ल्ड टावर जो है अमेरिका का, उस पर ये क्या है हमला किया गया था जहाज के माध्यम से। तो उस योजना को किसने बनाया था। 4 ऑप्शन है, ए अलकायदा, बी बोको हरम, सी हमास। ये रहा वो दरअसल प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए अलकायदा द्वारा। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे पहला अंतर सरकारी संगठन माना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके, ए राष्ट्र संघ, बी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, सी संयुक्त राष्ट्र और डी डेलियन लीग। तो आपको मैं बता दूं कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है, वह इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को माना जाता है, जिसकी स्थापना
1865 में हुई थी, पर यहाँ उसका ऑप्शंस है नहीं। तो इसमें ए और बी में से कोई उत्तर हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसकी स्थापना 1884 के आसपास हुई थी। तो यह भी क्या है, अंतर सरकारी संगठन है, किंतु यह राष्ट्र संघ के अंतर्गत आता है। इसलिए इन दोनों में से इसका एक जवाब हो सकता है। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको इसका उत्तर मानता है। तो ए या बी में से इसका एक जवाब होगा। उसके पश्चात जो छठा प्रश्न हमारा है वो है सीरियाई गृह युद्ध डैश डैश संघर्ष का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शंस जो आपके हैं, पहला है एक सीमा, बी है एक छद्म, सी है एक विद्रोह और डी है एक इंट्रास्टेट। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, एक विद्रोह संघर्ष का क्या है, सीरियाई गृह युद्ध। यह प्रश्न भी पिछले वीडियोस में मेरा पूछा हुआ है और इसमें जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो है 16वीं सदी के यूरोप में, 17वीं सदी के यूरोप में, 18वीं सदी के यूरोप में और 19वीं सदी के यूरोप में। तो आपको ध्यान रखना है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। तो इसमें 18वीं सदी और 19वीं सदी दोनों में से शुरुआत पूछा है, तो वो 18वीं सदी, इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही होगा। पर आप ध्यान रखिएगा कि 18वीं सदी के अंत व 19वीं सदी के प्रारंभ में क्या है, जो औद्योगिक क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी। उसके पश्चात 8वां प्रश्न हमारा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदाहरण क्या है। ए ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, बी है फेसबुक, सी है यूरोपीय संघ और डी है ऑक्सफैम। तो संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और ऑक्सफैम ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण नहीं है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, यूरोपीय संघ भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो सही जवाब है वह बी फेसबुक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब होता है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी फेसबुक। उसके पश्चात 9वां प्रश्न आपके पास है, WTO का मुख्यालय डैश डैश में स्थित है। तो इसको भी मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 48 में इस प्रश्न को मैंने पूछा था एग्जाम पूर्व। सभी जानते हैं इसका बी उत्तर होगा जिनेवा। तो 9वें प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन है। उसके पश्चात 10वां प्रश्न है हमारा, दुनिया भर के समाजों के बीच परस्पर जुड़ाव ने इस दुनिया को नाम दिया है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ए वैश्विक गांव, बी क्षेत्रीय समूह, सी गांव और डी वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत से बच्चों ने इसका उत्तर वर्ल्ड वाइड वेब किया हुआ है, जो कि गलत है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब WWW का फुल फॉर्म होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा वैश्विक गांव। ग्लोबल विलेज जिसे कहा जाता है। उसके पश्चात जो 11वां प्रश्न आपका है वह है, गेट का पूर्ण रूप क्या है। तो यह प्रश्न भी मैं अपने पिछले वीडियोस में पूछ चुका हूँ। वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40, जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम से पूर्व मैंने बताए थे, उसकी क्वेश्चन नंबर 40 में इसे मैं पूछ चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। उसके पश्चात 12वां प्रश्न आपके पास है कि मार्गरेट थैचर राष्ट्रपति डैश डैश उदार आर्थिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के साथ निकटता से जुड़े हैं।
तो इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके, ए रीगन, बी क्लिंटन, सी ओबामा और डी आइजनहॉवर। तो इसका जो सही जवाब है वह है ए ऑप्शन। जो राष्ट्रपति रीगन थे वह आर्थिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के साथ निकटता से जुड़े हुए थे, उदार आर्थिक सिद्धांतों। तो 12वें का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही जवाब होगा। उसके पश्चात 13वां प्रश्न है आपके पास, वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीयकरण व्यापार में मदद की है, लेकिन साथ ही इसने डैश डैश के लिए चुनौतियां बढ़ा दी है या पेश की है। ए है बड़े निर्माता, बी है छोटे निर्माता, सी है ग्रामीण गरीब और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह भी एक बड़ा पेचीदगा सा क्वेश्चन है। बड़े निर्माताओं के लिए मदद की है और छोटे निर्माता और जो ग्रामीण गरीब हैं उनमें से भी इसका आंसर हो सकता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे अनुसार इसका जो सही जवाब होगा वह ग्रामीण गरीब होना चाहिए। तो 13वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ग्रामीण गरीब। इसके पश्चात 14वां प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा G20 निवेशक देश कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके, ए जापान, बी USA, सी UK और डी ब्राज़ील। तो जो इसका सही जवाब है वह है सी ऑप्शन UK। उसके पश्चात 15वां प्रश्न आपका है, उपनिवेशवाद के दौरान प्रमुख देशों ने आम तौर पर डैश डैश को आयात किया। आप जानते हैं जो उपनिवेशवाद है उसमें 2 राष्ट्र होंगे, एक जो उपनिवेश होगा और एक जिसने कि उपनिवेश बनाए होंगे। तो मुख्य तौर से जो आयात किया जाता है वह क्या है? कच्चा माल आयात किया जाता है। 4 ऑप्शंस जो आपके हैं, सेवा, निर्मित सामान, कच्चा माल और चौथा है अर्ध तैयार माल। तो इसका जो सही जवाब है वह होना चाहिए सी कच्चा माल। उसके पश्चात 16वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य पर एक एजेंसी है? तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य पर एक एजेंसी है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है WHO वह इसका सही जवाब होगा। उसके पश्चात 17वां प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर 26 जनवरी 1945 को डैश डैश सम्मेलन में अपनाया गया था। 4 ऑप्शन हैं आपके, ए लंदन, बी सैन फ्रांसिस्को, सी टोक्यो और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। इसका जो सही जवाब है वो है बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी फ्रांस और डी चीन। तो जो ये 18वां प्रश्न है वो भी मेरी जो पिछली वीडियो रही है एग्जाम पूर्व की, उसमें क्वेश्चन नंबर 19 में ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बी जर्मनी, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, चीन, इसके अतिरिक्त सोवियत संघ या रूस और जो 5वां है वो आपका इंग्लैंड या UK, यह आपके 5 स्थायी सदस्य हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके पश्चात 19वां प्रश्न जो आपका है वह है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक विशेष एजेंसी नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, सी है विश्व मौसम संगठन और डी है विश्व व्यापार संगठन। बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत उत्तर दिया है। इसमें जो 19वां प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके पश्चात 20वां प्रश्न आपका जो है वह है, डैश डैश में गेट को विश्व व्यापार संगठन के साथ बदल दिया गया था।
तो पिछले वीडियो में यह भी मैंने एग्जाम पूर्व भी आपको बताया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 39, जो 50 क्वेश्चंस की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें 34 और 39 पे ये प्रश्न है। तो आप ऑप्शन है वो आपका सही जवाब होगा। उसके पश्चात जो 21वां प्रश्न है आपका, वह है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शंस हैं आपके। ए, गैट की तुलना में अधिक क्षेत्रों को कवर करें। बी, राष्ट्रों के बीच विवाद सुलझाना। सी है, सेवाओं और कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को प्राप्त करना। और डी है, उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसके पश्चात 22वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के बारे में सत्य है। ए ऑप्शन है, वे सभी मानव अधिकारों की ओर से अभियान चलाते हैं। बी है, ये सभी विकासशील देशों के भीतर काम करते हैं। सी ऑप्शन है, वे मुनाफा नहीं बनाते या वितरित करते हैं। और डी ऑप्शन है, सरकारों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। एनजीओ के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वह इसका सही जवाब होगा। इसके अतिरिक्त बाकी सारे कथन क्या है, असत्य है। तो इसका सी वाला ऑप्शन, वो मुनाफा नहीं बनाते या वितरित करते हैं। उसके पश्चात 23वां प्रश्न आपका जो है वह है, G17 की स्थापना में 1955 और डी 1964। तो जो इसका सही जवाब है वो है डी 1964। उसके पश्चात 24वां प्रश्न आपका है, G17 के बारे में G77 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए, G77 नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश का समर्थक रहा है। बी, G77 जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के खिलाफ है। सी, G77 ने रंगभेद के खिलाफ काम किया है। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 24वां प्रश्न है उसका जो बी वाला ऑप्शन है, G77 जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के खिलाफ है, क्योंकि पूछा हुआ है सही नहीं है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही जवाब होना चाहिए। उसके पश्चात 25वां प्रश्न जो आपका है वो है, जलवायु परिवर्तन पर प्रसिद्ध क्योटो शिखर सम्मेलन डैश डैश में आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1997, बी 2000, सी 2009 और डी 2001। तो जो ये 25वां प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, 1997। उसके पश्चात 26वां प्रश्न जो आपका है वह है, विश्व अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनमें से विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक 2 हैं और तीसरा डैश डैश है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो आपके हैं वो हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वह सही उत्तर है। उसके पश्चात है, यह सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। बी है, यह सभी के लिए उचित लाभ प्रदान करता है। सी है, यह छोटे उत्पादकों को सहायता प्रदान करता है। और डी है, उपयुक्त सभी। तो जो ये 27वां प्रश्न है इसका डी वाला ऑप्शन, उपयुक्त सभी, सही जवाब होगा। उसके पश्चात 28वां प्रश्न जो आपका है वह है, आतंकवाद को समझा जा सकता है। ए ऑप्शन है, अप्रत्यक्ष न्याय। बी है, एक राज्य द्वारा दूसरे के विरुद्ध हिंसा। सी है, राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्य के लिए हिंसा या इसका खतरा। और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें जो 28वां प्रश्न है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्य के लिए हिंसा या इसका खतरा आतंकवाद को समझा जा सकता है। उसके पश्चात 29वां प्रश्न जो आपका है वह है सेज SEZ का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शंस जो आपके हैं वह है विशेष पारिस्थितिकी क्षेत्र, बी है विशेष आर्थिक क्षेत्र, सी है मानक आर्थिक पैकेज और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो SEZ सेज का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। उसके पश्चात 30वां प्रश्न जो आपका है वह है जिहाद शब्द जब हत्या को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डैश डैश का उदाहरण बन जाता है। ए है राजनीतिक आतंकवाद, बी है धार्मिक आतंकवाद, सी है क्रांतिकारी आतंकवाद और डी है राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद। तो जो इसका सही जवाब है 30वें प्रश्न का वह होना चाहिए बी धार्मिक आतंकवाद। उसके पश्चात जो 31वां प्रश्न है वह है में कमी, बी है दुनिया की आबादी का बढ़ना, सी है दुनिया की खाद्य आपूर्ति में गिरावट और डी है दुनिया की खाद्य आपूर्ति का असमान वितरण। तो इसमें जो 31वां प्रश्न है इसका बी वाला ऑप्शन दुनिया की आबादी का बढ़ना सही जवाब होना चाहिए। उसके पश्चात 32वां प्रश्न आपके पास है निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। G7 आपको पता है जो है वो विकसित देशों का समूह है। नाफ्टा, GAS और G77 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें ए नंबर का ऑप्शन G77 आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न और 33वां प्रश्न आपका है वैश्विक लोगों की मूल धारणा यह है कि ए वैश्वीकरण अमीरों का पक्षधर है, वैश्वीकरण सभी के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की पसंद को बढ़ाता है, सी वैश्वीकरण सभी के लिए बुरा है और डी वैश्वीकरण मिथक है। तो इसमें जो सी और डी हैं वो तो बिल्कुल गलत उत्तर हैं, बिल्कुल भी गलत। इनको तो सीधा ही देखने से गलत बताया जा सकता है। ए ऑप्शन जो है वैश्वीकरण अमीरों का पक्षधर है। तो यह कहीं ना कहीं कुछ लोगों की अवधारणा है, जबकि वैश्वीकरण सभी के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की पसंद को बढ़ाता है। यह कहीं ना कहीं वैश्विक लोगों की मूल धारणा है, इसलिए बी वाला ऑप्शन 33वें प्रश्न का आपका सही जवाब बनता है। 34वां प्रश्न आपका है वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। देशों के बीच प्रवास के प्रवाह को में वृद्धि कर से और डी ऑप्शन है देशों के बीच प्रवास को कम करके। तो जो 34वां प्रश्न है उसका आपका बी वाला जो ऑप्शन है देशों के बीच सीमाओं के महत्व को कम करके सही जवाब होगा। और अंतिम प्रश्न आपका है 35वां अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मुख्य संचालक क्या है। ए ऑप्शन है स्वदेश में अच्छी स्थिति, बी है मेजबान देशों में अच्छी स्थिति, सी है घरेलू देशों में खराब स्थिति और डी है मेजबान देशों में खराब स्थिति। तो जो 35वां प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर सी कहीं ना कहीं सही जवाब होना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने जो ये 35 प्रश्न एग्जाम में आए थे इनमें से कुछ प्रश्नों में 1-2 प्रश्नों में कुछ अंतर हो सकता है उत्तर को लेकर, पर बाकी अपनी समझ से मैंने आपको इस पेपर को सॉल्व करके बता दिया है। 1-2 प्रश्नों का अगर अंतर रहता है तो अलग बात है, वरना दावे के साथ 32-33 प्रश्नों को आपको बिल्कुल सही जवाब इसके बताए गए हैं और आप इससे अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और जो छात्र अभी परीक्षा नहीं दिए हैं तो वह भी इससे क्या है कहीं ना कहीं आने वाली परीक्षाओं में उनको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो ऑप्शनल बेस परीक्षाएं उनकी होगी। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से एक वातावरण बना हुआ है ऑप्शनल पेपर कराने का,
तो संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में हमको इस प्रकार की ही परीक्षाएं देखने को मिले। तो इसलिए आप इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए भी तैयार रहें। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।